नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव। और आज हमारा शाम का जो टॉपिक रहेगा वो भारत में 1857 से पहले जो विद्रोह हुए, जो आंदोलन हुए, चाहे वो किसानों के रहे हों, चाहे वो जनजाति लोगों के रहे हों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में 1857 या उससे पहले ब्रिटिश काल में जनजाति विद्रोह। जिस तरीके से कल हमने चर्चा की थी कि बड़े क्षेत्र में किसानों ने और नागरिकों ने, आम नागरिकों ने विद्रोह किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसी तरीके से आज हम चर्चा करने वाले कि किस प्रकार से जो जनजातीय लोग थे उन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए। उससे पहले हम एक दो विद्रोह हमारे कल के छूट गए थे, वो भी हम कवर कर लेंगे किस एरियाज़ में थे। और उससे पहले मैं आपको एक बड़े काम की बात बता दूं, पहले सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार जुड़ जाएं तो एक बड़े काम की बात मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की चर्चा में नीलम राजपूत, उत्तम राहुल राजपूत, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, दूधनाथ लोधी जी, कृष्ण गोपाल जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, शशि भूषण सिंह जी मुंबई से, सुशील लोधी जी, अनीश कुमार जी, धीरज कुमार कासगंज, लोधी लाला भैया जी, विशाल प्रताप लोधी, RBS लोधी जी, लोधी PK प्रेमी जी, विकास लोधी जी, गुड वर्क, RBS लोधी जी, विजय लोधी डिवाइस से, ललित कुमार गुड इवनिंग, प्रदीप लोधी राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, रामचंद्र वर्मा जी, लोधी प्रशांत वर्मा, कल्याण सिंह राजपूत जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, चैनदास जंगील साहब, अभिनव रतन लोधी जी, गुड वर्क पीयूष लोधी और दूधनाथ लोधी जी, श्याम राजपूत जी, प्रदीप लोधी राजपूत, लोधी तिलक सिंह राजपूत, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, चंद्रेश लोधा जी, RJ गोपाल लोधी जी, दिनेश श्वेता सिंह जी, कैसे हैं आप? कल्याण सिंह जी, लोकपाल सिंह जी, चलिए, डॉक्टर नारायण पटेल जी, प्रशांत राजपूत जी, रविंद्र सिंह राजपूत जी, अभिनव हमारे साथ में हैं, लोधी हरिओम राजपूत, धीरेन्द्र राजपूत बुंदेलखंडी, भीष्म हमारे साथ में हैं, गुड इवनिंग भीष्म, ओम शिव वर्मा जी, अमापुर से हमारे साथ एटा से डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, पूनम राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, लोधी गिरिजेंद्र जी रामपुर से, हर्ष लोधी, कुमकुम लोधी, RK राजपूत गुड इवनिंग, लोधी तिलक सिंह राजपूत, हेमलता लोधी जी, गौरव लोधी राजपूत, शिव सिंह राजपूत, मैं ठीक हूँ शिव सिंह, हाउ यू? चलिए, शरद राजपूत, RJ गोपाल। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अभी एक बहुत ही काम की बात बताऊँगा। दिनेश कुमार जी मुंबई से गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार जी, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर। चलिए तो शुरू करते हैं और बाकी जो लोग बाद में जुड़ेंगे उन सबका भी स्वागत है। लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं, इतने लोग पर्याप्त हैं सेशन के लिए। डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, भंवर सिंह नरवरिया जी हमारे बीच में, यशवंत जंघेल गुड इवनिंग, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, स्वागत है आपका भी। और ब्रजेश राजपूत, अभिषेक राजपूत हसेरन कन्नौज से, गुड, सो वेलकम। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और एक संगीत लोधी राजपूत गुड इवनिंग, दिनेश कुमार जी। चलिए मैं एक काम की बात पहले आपको बता दूं, उसके बाद दूसरी बात, और उसके बाद हम इस पे आएंगे। रिया राजपूत गुड इवनिंग, दिनेश राजपूत हेलो, हिमांशु राजपूत गुड इवनिंग हिमांशु, चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से गुड इवनिंग, विनय लोधी राजपूत बैनपुरी से, संतोष नरवरिया, कुणाल डांगी, संतोष नरवरिया, कैसे हो संतोष? पुष्प राजपूत, चलिए करण सिंह जी, रोहित राजपूत। चलिए अब बाकी लोग जुड़ते रहेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए बाकी जगह ताकि ये पहुंच जाए। मैं आपको एक बड़े काम की चीज़ बताता हूं पहले सेशन में। राजकुमार राजपूत जी, हरिमोहन राजपूत जी इटावा से, सुनील वर्मा, हेलो सुनील, हाउ यू, कहाँ हो भाई? चलिए, विमलेश राजपूत जी, दिनेश राजपूत जी, संतोष नरवरिया जी। चलिए आज के सेशन में हम लोग भारत में ब्रिटिश काल में जो जनजाति विद्रोह हैं, जिनको हम लोग आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं, बेसिकली जनजाति जो शब्द है वो ठक्कर बापा ने दिया था। एक व्यक्ति थे ठक्कर बापा, उन्होंने ये जनजाति शब्द दिया था। और आज हम लोग यही चर्चा देखेंगे कि ब्रिटिश काल में किस तरीके से जनजाति लोगों ने विद्रोह किए थे और ये जनजाति लोग थे क्या, मतलब कहाँ पे रहते थे और क्यों इन लोगों को विद्रोह करने पड़े। उससे पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज एक घटना हुई है, हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस सुबह पढ़ते हैं, तो एक घटना हुई है भारत में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप जानते होंगे लोनार एक लेक है, लोनार झील है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेशन में की थी। और हमने ये भी चर्चा की थी कि जो लोनार झील है वो बेसिकली एस्टेरॉयड गिरने से, मतलब जो कोई उल्का पिंड गिरा था उसके गिरने से वो उस झील का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में बम्बई से लगभग 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना एक ज़िला है जो शिवाजी महाराज का एरिया हुआ करता था। उस एरिया में बुल्ढाना ज़िले में एक झील है, लोनार झील, जो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध झील है, लोनार। और लोनार झील का निर्माण आज से तकरीबन 50,000 साल पहले कोई उल्का पिंड गिरा था, उस उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा हो गया था उसमें वो झील है। आज उस झील के बारे में एक खबर आ रही थी कि उस झील का रंग अचानक गुलाबी हो गया है। वो जो झील है लोनार, आप देख लेना इस सेशन के बाद, उस झील का रंग अचानक से पिंक हो गया है। तो बहुत सारे जो भूगोल के जानकार और तमाम जो वैज्ञानिक हैं एकदम सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं कि अचानक से कैसे हो गया है। लोनार झील का जो रंग है वो गुलाबी हो गया है। आप लोग ये चर्चा के बाद इसको देख लेना, इंटरनेट पर चेक कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। सो मैं अभी देख रहा था तो मुझे कहीं से मिल गया पढ़ने को, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो सवाल ये है कि लोनार झील का रंग अचानक से पिंक हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? तो एक तो हमने आपको बताया कि जो लोनार झील है ये किसी उल्का पिंड के गिरने से एक गड्ढा हुआ था उससे बनी है। और ये जो झील है ये लगभग 50,000 साल पुरानी है और ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है और इसमें बड़ी मात्रा में शैवाल, एल्गी और ये फंगाई पाए जाते हैं। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि बारिश न होने से यहाँ पर पानी वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है, एवोपोरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उड़ गया है। इस कारण से इसके जो अंदर सैलिनिटी है, यानी इसके अंदर जो लवणता है वो लवणता बढ़ गई है और उसके कारण से शैवाल और फंगाई जो उसके अंदर होते हैं उसके कारण उसका जो कलर है वो अचानक से बदल गया है। किसका? लोनार झील का। तो लोनार झील का जो पानी है वो अचानक से गुलाबी हो गया है और ये बड़े कौतूहल का विषय है। आप लोग इंटरनेट पर सर्च करना है, अभी आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी इसके रिगार्डिंग। सो ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया कि मैंने अचानक से अभी इसको न्यूज़ को कहीं देखा तो मुझे महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। खास करके जब हम कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो भारत के अंदर हजारों झील है, लेकिन हजारों झीलों के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमेशा ऐसे ही चीज़ों के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई हो, जहाँ कोई इंसिडेंट हुआ हो, जहाँ पे कोई घटना हुई हो। तो जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, सुबह मैंने चर्चा की थी आपसे, उसी तरीके से अभी मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूँ एक नई टॉपिक की, जहाँ पे कोई घटना घट जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क है वहाँ पे आसाम में। वहाँ पर क्या हुआ है कि ऑयल इंडिया के उसमें कुएं में आग लग गई है, प्राकृतिक गैस वाले में। सो इसके कारण से क्या है, वहाँ पर बहुत जो डिब्रू-सैखोवा जो नेशनल पार्क है उसमें एक तरह का वो सारी चीज़ें वहाँ दिक्कतें हो रही है जीव जंतुओं को। इसी तरीके से जो लोनार लेक है इसका पानी जो गुलाबी हो रहा है, जो पिंक हो रहा है, ये शैवाल और इन सब के कारण से वहाँ पर उसकी लवणता बढ़ने से ये सारी एक्टिविटीज़ में हो रही हैं, ऐसा अभी विशेषज्ञों का मानना है। बहरहाल चाहे रीजन जो भी हो, लेकिन हमारे लिए आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न ये बन जाता है कि कभी अगर हमसे पूछा जाए आईएएस में कि अभी हाल ही में विश्व में किस एक झील के अंदर बड़ी असामान्य घटना देखी गई थी जिसमें उसका पानी लाल रंग का हो गया था या उसका पानी गुलाबी रंग का हो गया था, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि लोनार झील है महाराष्ट्र में, उसमें ये एक्टिविटी हुई है। हो सकता है भारत के बारे में भी पूछ ले। सो बहुत सारे कारण हैं इसमें, बैक्टीरिया है, सैलिनिटी है, शैवाल है, कवक है, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके ये चीज़ें होती हैं। और बारिश कम होने पर जब पानी भाप बन के उड़ जाता है और उसमें लवण की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से ये एक्टिविटी हो सकती है। और लोनार जो झील है ये केवल 1-1.5 मीटर तक ही इसमें ऑक्सीजन है, उसके नीचे इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा खारे पानी की झील है कि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है। कभी कभार क्या होता है कि इसी तरीके से कोई घटना जब हो जाती है तो या तो डायरेक्ट उससे सवाल पूछे जाते हैं या हो सकता है उस घटना का कोई आसपास का पहलू। अब अगर हम तैयारी करते हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, पानी गुलाबी हुआ, पिंक हो गया है, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जो लोनार लेक है इसका पानी पिंक हो गया है, गुलाबी रंग का हो गया है, आप लोग जो है इसको देख लेना। तो होता क्या है,
अब बुल्ढाना जिले में पड़ती है। बुल्ढाना जो वही एरिया है जो शिवाजी महाराज का एरिया था। अब हमारा काम ये है कि हम सब लोग इसके आसपास के जो किले हैं और दूसरे इसके आसपास पहाड़ियाँ हैं, अगर उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उस एरिया के हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर वहाँ से पूछे जाएंगे तो फिर इजीली हम उनको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके से आप लोग भी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा जागरूक रहिए, सजग रहिए, क्या कहाँ हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आप लोग करते रहिए। सो आदिवासी या जनजाति जो विद्रोह भारत में हुए हैं ब्रिटिश काल में, उससे पहले कुछ एक दो विद्रोह जो किसानों के और नागरिकों के थे जो कल छूट गए थे, वो भी मैं आपको बता दूं और उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। एक तो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, जिसके बारे में मैंने कहा था कि 1770 में जो गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे उन्होंने जो है गोदामों पर कब्जा कर लिया था। इसके बारे में एक काम की चीज़ ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है वंदे मातरम, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। सो कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1770 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस सन्यासी विद्रोह की जानकारी या उसका विवरण कौन से जो है उपन्यास में मिलता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, जिसमें उसकी जानकारी मिलती है। और नील विद्रोह की जानकारी मिलती है जिसका नाम था नील दर्पण। दीनानाथ मित्रा का जो था नील दर्पण, उसमें जानकारी मिलती है नील विद्रोह की। सो ये दो चीज़ें काम की थी। और मैं आपको एक दो विद्रोह बता दूं आपको। जैसे एक विद्रोह था अलीगढ़ का विद्रोह, ये हमारा कल छूट गया था कि अलीगढ़ में किसानों ने, हाथरस और उसके आसपास के किसानों ने 1870 में बढ़े हुए लगान के कारण विद्रोह कर दिया था। ये बिल्कुल हमारा गांव का एरिया है। मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया। तो अभी जब इसका सोर्स मैंने पता किया तो हमारा जो गांव का एरिया है उसके आसपास के क्षेत्रों में 1817 में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको अलीगढ़ के विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक और जो विद्रोह था वो उसका नाम था गडकरी विद्रोह। आपने नाम सुना होगा गडकरी जी का। इस समय गडकरी जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। सो गडकरी लोग कौन हुआ करते थे? बेसिकली मराठा दुर्गों की जो रक्षा करने वाले सैनिक थे उनको गडकरी कहा जाता था। गडकरी, गढ़ मतलब किला, किले की जो रखवाली करते थे ऐसे सैनिकों को कहा जाता था गडकरी। और इन्हें इस रखवाली के बदले में कर मुक्त जमीन मिलती थी, ऐसी जमीन जो इनको अलॉट होगी तो उस पर दोबारा फिर कोई राजस्व नहीं वसूल करेगा। पर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इन पर टैक्स लगा दिया। इनकी जो कर मुक्ति भूमि थी उससे कहा कि तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो 1844 के आसपास इन गडकरी लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्लियर? उसके अलावा बाकी विद्रोह हमने कवर कर लिए थे। बाकी तो हमने सारे कवर कर लिए थे, बाकी और कोई नहीं बचा। यस, नायक हो गया था, सन्यासी हो गया था, ठीक। सो ये दो विद्रोह और ऐड करने के बाद ये हमारे नागरिक या किसान विद्रोह, ठीक है, खास करके नागरिकों के विद्रोह। अब हम लोग आगे आएंगे, किसान आंदोलन हम आगे देखेंगे, जैसे चंपारण आंदोलन है, बारदोली आंदोलन है इत्यादि, हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे भारत में आदिवासी विद्रोह। आदिवासियों के लिए जो सही शब्द है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति। अब ये अनुसूचित जाति क्या होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग जो मध्य प्रदेश वाले वो जानते होंगे। इनकी अपनी अलग पहचान होती है, अलग बोली, खाना पीना, संस्कृति अलग होती है। और ये लोग आमतौर पर जो जनजाति लोग हैं ये जंगलों में इत्यादि ऐसे एरिया में रहते हैं और सामान्य जो नागरिक हैं उनसे इनका मिलना जुलना कम होता है। अमूमन जो ये लोग हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। जो जनजाति लोग होते हैं सदियों से इनकी परंपरा रही है अपने तरीके से जीवन जीना, अपने तरीके से सारे कार्य करना, अपने तीज त्यौहार मनाना, अपना खान पान, अपने अलग नृत्य है इनके, अपना अलग संगीत है, अपनी अलग संस्कृति है और ये बाकी लोगों से कम घुलते मिलते हैं। अब तो हालांकि सड़कें बन चुकी हैं, लोगों का आना जाना, इस कारण से बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन शुरू हो गया है। लेकिन अंडमान निकोबार में आप जाएंगे तो वहाँ ऐसी जनजाति हैं जो कपड़े भी नहीं पहनती हैं और वो हमारी न तो बोली समझती हैं और ना आप उनसे बात कर सकते हैं। अभी भी भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं। सो जनजाति क्या है? स्वतंत्रता प्रेमी लोग हैं जो शुरू से ही वनों में रहते चले आ रहे हैं। एक तरीके से वनवासी कह सकते हैं। अब वनों की जो उपज होती है, कंदमूल, फल, ये सब इकट्ठा करना, इसी पर इनका जीवन चलता था। और ये कभी भी जो है किसी दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इन आदिवासी क्षेत्रों में एंट्री करना शुरू की, उनके जंगलों में घुसे, अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा किया
उनके संसाधनों पर कब्जा किया और उन पर लगान लगाया, उन पर लगान इम्पोज किया, उन पर कई सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। इस कारण से अलग अलग क्षेत्रों में जनजाति लोगों ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो जैसे अभी हमने नागरिक विद्रोह की श्रृंखला देखी थी, उसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगह पर हमें जानकारी मिलेगी किसके बारे में, जो ये आदिवासी या जो जनजाति विद्रोह हैं। आमतौर पर इतिहास में इसको आदिवासी लिखते हैं, लेकिन जो करेक्ट जो वर्ड है संविधान में वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आता है, अनुसूचित जाति। हम आदिवासी का प्रयोग करें, लेकिन हम कहना वही चाह रहे हैं, अनुसूचित जनजाति। क्लियर? सुविधा के लिए हम लोग आदिवासी बोल देते हैं या जनजाति, लेकिन उसके लिए सही वर्ड है अनुसूचित जनजाति। तो इनके विद्रोह की श्रृंखला पूरे भारत में फैली हुई थी। आप लोग जानते होंगे कि कहाँ कहाँ पर आदिवासी समाज रहता है। जैसे मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बड़ी संख्या में गौड़ जनजाति के लोग मिलेंगे। उसी तरीके से आप अगर झारखंड में जाएंगे तो आपको मुंडा जनजाति मिलेगी, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कल ही थी। उसके अलावा आप बंगाल में जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में संथाल जनजाति मिलेगी। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में भील और मीणा जनजाति मिलेगी। उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोली या भील जनजाति मिलेगी। दक्षिण में जाएंगे आप नीलगिरी की पहाड़ियों में तो टोडा जनजाति मिलेगी। ऐसे ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन के लालच में या इनके संसाधनों पर कब्जा करने के क्रम में जब कहीं इन लोगों पर कभी भी जो है इनके क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, तब इन लोगों ने संगठित होकर के विद्रोह किए। तो उसी विद्रोह की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे और शुरुआत करते हैं कहां पे ये विद्रोह हुए। तो सबसे पहला है बंगाल में। क्या हुआ था? बंगाल में जब जमींदारी आ गई थी, जमींदारी प्रथा जब आ गई थी, तो वहां पर जमींदारों ने शोषण किया बहुत ज़्यादा। उसमें आदिवासी भी शामिल थे। तो उन जमींदारों के खिलाफ भी जो है इन लोगों ने संघर्ष किए। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा नागपुर में बाहरी लोगों को ये कहते थे दिकू। ये वर्ड जो है कई बार आया है, दिकू। बाहर के लोगों को ये लोग दिकू कहते थे और इनके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया। उसके अलावा 1817 में चेर जो आदिवासी थे और 1819 में मुंडा आदिवासियों ने जमींदारों के समर्थन में विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर? इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हमें छुटपुट मिलती हैं। हम इनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से कहां कहां पर कौन कौन से विद्रोह किए इन लोगों ने। सबसे पहला है भील विद्रोह। अभी जो है कल हमने पूछा था क्वेश्चन आंसर में कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो बाद में लोगों ने बताया था कि भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? आप लोग फिर से चेक कर लेना जो भी उसका फैक्ट है। भीलों का विद्रोह भारत में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। कहां पे हुआ? 1817 से 1825 के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी, यानी जो महाराष्ट्र का एरिया है, उस महाराष्ट्र के एरिया में 1817 से 1825 में भूराजस्व बंदोबस्त में अनियमितताओं के कारण और ज्यादा राजस्व वसूली के कारण भीलों ने विद्रोह कर दिया। राजपूताना में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही जो एरिया है, ये भी भील जनजाति के बहुत बड़े एरियाज हैं। यहां पर भी इन लोगों ने राजकीय आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, इनका विरोध किया। और 1881 में मेवाड़ के भील बहुल एक क्षेत्र है मगरा, तो यहां पर ये जो है इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो बेसिकली महाराष्ट्र और कहां पे दिखाई देता है हमें ये विद्रोह हमें दिखाई देता है राजस्थान में। राजस्थान में बड़ी आबादी भीलों की है। और ये कहा जाता है कि सुरजी भगत और गोविंद गुरु, ये दो व्यक्ति थे, सुरजी भगत और गोविंद गुरु, जिन्होंने भीलों का नेतृत्व किया। नाम याद रखना, सुरजी भगत और गोविंद गुरु, इन लोगों ने इनका नेतृत्व किया। और आगे चल करके भीलों ने, जो भीलों से जबरन वसूली करते थे, ऐसे साहूकारों को पकड़ के उनके अंग भंग इन्होंने कर दिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भील विद्रोह है 1825 से लेकर 1831 तक और बाद में भी चलता रहा। ये 1845 और 42 तक भी, 1845 से 1852 तक भी चलता रहा। कुछ कभी कभी राजस्थान में, कभी कभी महाराष्ट्र में। तो ये विद्रोह जो है एक तरीके से दो राज्यों में चला, एक महाराष्ट्र में और एक यहाँ पर जो हमारा राजस्थान है। और आज भी आप देखेंगे कि बड़ी आबादी आपको वहाँ पर मिलेगी। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला विद्रोह जिसका नाम है हो विद्रोह। हो, HO। ये कई चीज़ें कई बार आ जाती हैं।
हो विद्रोह क्या था? आधुनिक जो उड़ीसा है और पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है, वहां पर एक जगह है पोराहाट, वहां पर एक जगह है पोराहाट, वहां पर हो आदिवासी रहते हैं। और जमींदारों ने जब ब्रिटिश सेना की सहायता से इनका शोषण करना शुरू किया तो इन लोगों ने 1820 और 21 के आसपास विद्रोह कर दिया। किसने? हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। और जो हमारा भील विद्रोह है वो महाराष्ट्र में और राजस्थान में। कभी कभी इतने ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये विद्रोह किस राज्य में हुए थे। और जैसा मैंने उसका आपको नेता बताया था, सुरजीत भगत और गोविंद गुरु, ये किसके नेता थे? भील विद्रोह के। इसी तरीके से हो विद्रोह में बाद में चल करके हो विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता स्वीकार कर ली जब इनको दबाया गया। और इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को उड़िया या हिंदी भाषा सिखाएंगे। ये एक बड़ी चीज़ थी हो विद्रोह की। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कोल विद्रोह। कोल, जैसे ना कोल है, मुंडा है, भील है, हो है, संथाल है, ये सब भारत की जनजातियां हैं। कोल एक आदिम जनजाति थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी और इनका काम था जंगलों की सफाई करके खेती करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इनके ऊपर शारीरिक शोषण, अत्याचार हुए और इनकी महिलाओं से भी जबरदस्ती काम करवाया गया। और महाजन और जमींदार भी इन लोगों का शोषण करते थे। 1831 में सिंह भूमि, सिंह भूमि का मतलब समझते हैं आप? एक तरीके से जो पश्चिमी बंगाल है, सोनपुर परगने में यहाँ पर क्या हुआ, कुछ व्यापारियों ने इनकी स्त्रियों का अपहरण कर लिया। इसके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और वहाँ पर जो चाय के बागान के मालिक थे, सिख और मुसलमान, उनको इन्होंने मार डाला हो विद्रोह करने वाले लोगों ने। हालांकि बाद में जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया। और चलिए, इस विद्रोह को दबा दिया गया और बड़ी नृशंसतापूर्वक हो जो है जनजाति के लोगों की हत्याएं की गई। क्लियर? उत्तम राहुल राजपूत आपके पास कमेंट भी लिखते चले जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है संथाल विद्रोह। जितने भारत में जनजाति विद्रोह हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संथालों का विद्रोह। और ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो गया था और इसने जो है एक तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी थी। किसने? संथाल विद्रोह ने। तो संथाल विद्रोह के बारे में आप लोग चीज़ों को ढंग से सुनिएगा और उसको समझिएगा, ये बहुत काम का है। 1853 और 57 के दौरान छोटा नागपुर आप समझ सकते हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल का एरिया, वहाँ के संथालों ने विद्रोह कर दिया। तो ये कब हुआ है? ये विद्रोह जस्ट 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की जो क्रांति है वो 1857 में हुई थी और ये विद्रोह हुआ है 1853 से लेकर 1857 के दौरान। और इन्होंने क्या किया, संथाल लोग जो है बाहरी लोगों को, जो बाहरी जमींदार थे, बाहरी व्यापारी जो आते थे, उनको ये लोग दिकू कहते थे। क्या बोलते थे? दिकू। और ये जमींदार और ये सब बाहरी महाजन लोग इनका शोषण करते थे। इसी कारण से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और राजमहल के जो जंगल हैं, वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कभी आपके सामने एक क्वेश्चन आए कि राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ पर हैं, तो राजमहल के जो हिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं। और वहाँ पर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन लोगों को मार के भगा दिया। इस विद्रोह के दो लोग थे नेता, जिनका नाम था सिद्धू और कान्हू। ये क्वेश्चन कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सिद्धू और कान्हू जो है ये इसके विद्रोह के नेता थे। किसके? संथाल विद्रोह के। आगे चल करके इन्होंने ये कहा कि हमारा खुद का राज आने वाला है, हमारा खुद का राज आने वाला है। बाद में सिद्धू कान्हू को पकड़ा गया और इनको फिर मार दिया गया। इस विद्रोह ने पूरे के पूरे ये बिहार, बंगाल और इसको झारखंड को अपनी चपेट में ले लिया था। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक उग्र तरीके से विद्रोह किया गया। किसके खिलाफ? और इन्होंने भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश राज की समाप्ति होने वाली है और हमारा खुद का अपना राज आने वाला है। सो ये भारत के आदिवासियों के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है विद्रोह था। किसका? सिद्धू और कान्हू का। और किसके खिलाफ था? साहूकारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। हालांकि ये अंग्रेजों से डायरेक्ट नहीं लड़े, ये जो है डायरेक्ट अंग्रेजों से नहीं लड़े, क्योंकि इनका ये कहना था कि हमारा जो शोषण है, हमारी ज़मीनों पर जो कब्जा किया है, हमसे जो लगान वसूली की जा रही है, ये जमींदार करते हैं। और जो साहूकार हैं ये हमारे लोगों को ऋण जाल में फंसाते जा रहे हैं। और हमारे जो जंगल, आदिवासियों की क्या है, जल जमीन जंगल, इस पे ये लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। इस कारण से इन्होंने सारा का सारा जो विद्रोह किया, किसके खिलाफ किया? भारत के जो जमींदार थे उनके खिलाफ। और बाद में जब इस विद्रोह को दबाया गया तो उन्होंने कहा भी कि
कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो हमारा शोषण करने वाले जो जमींदार हैं इसके खिलाफ हैं। ये आदिवासियों का सर्वाधिक सशक्त प्रतिरोध था। कौन सा? संथाल विद्रोह। और 1855 में उनकी जो भूमि थी उसको रेगुलेट किया गया और संथालों ने हालांकि हथियार डाल दिए, लेकिन आगे चल करके ब्रिटिश सरकार के लिए भी ये समस्या हो गई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भी इनको दबाने का प्रयास किया। चलिए, ये हमारा हो गया संथाल विद्रोह। और सिद्धू और कान्हू, ये दो नाम आप याद रखना, ये बहुत काम के हैं संथाल विद्रोह में। अक्सर क्वेश्चन वहीं से आएगा, राजमहल की पहाड़ियां होंगी या आपका जो मैंने एरिया बताया था भागलपुर से लेकर के बंगाल तक का, वो क्षेत्र पूछा जाएगा। और एक इसका समय पूछा जाएगा कि 1853 से लेकर 1856-57 तक ये विद्रोह चला और सिद्धू और कान्हू इसके दो नेता थे। यही इतने ही फैक्ट पूछे जाते हैं। कारणों की चर्चा हम लोग एक साथ कर लेंगे और वैसे कारणों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग विद्रोह क्यों करते थे। अगला जो विद्रोह है वो है नायक दासों का विद्रोह। 1857 में सैनिक विद्रोह ने बंबई प्रदेश के पंचमहल के जंगलों में निवास करने वाले नायक दास जनजाति, तो ये नायक दास जनजाति कहां की है? ये बंबई के पास कोई पंचमहल जगह है, बंबई के पास कोई पंचमहल जगह है, वहां पर नायक दास जनजाति है जो जंगलों में निवास करती थी। 1858 में यानी 1857 की क्रांति के बाद नायक दस्ते ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जो लोग बंबई के हैं वो शायद जानते होंगे बंबई के पास में पंचमहल कहां पड़ता है। कोई है बंबई से स्टेशन में? बंबई से अगर कोई स्टेशन में है मुंबई से तो बताइए कि वो पंचमहल कहां पड़ता है। पंचमहल कौन सा एरिया है मुंबई के पास? वही पंचमहल के पास के जंगलों में ये नायक दास जो है जनजाति के लोग रहते थे और इसका जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रूप सिंह। रूप सिंह नायक व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था और यह विद्रोह पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ था। 10 मार्च 1859 को रूप सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में चल करके अंग्रेजों ने इन लोगों को माफ कर दिया। ये आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को आइडिया है तो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं मुंडा जनजाति का विद्रोह। मुंडा आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा को मुंडा लोग भगवान कहते हैं। ये बेसिकली विद्रोह जो है मुंडा जनजाति ने कई चरणों में किया। ये झारखंड का छोटा नागपुर का एरिया है, वहां का ये विद्रोह था। ममता कुमारी का कहना है कि अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल्स द डिकूज इंक्लूड क्रिश्चियंस, मिशनरी, ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ममता कुमारी राजपूत, यू आर करेक्ट। जो भी लोग बाहर से आते थे, चाहे वो साहूकार हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे कुछ भी हों, वो सारे लोगों को संथाल लोग दिकू बोलते थे। सारे जो आउटसाइडर्स हैं उनको वो लोग दिकू बोलते थे। सो मुंडा विद्रोह बेसिकली कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर और 24 परगना के आसपास बड़ी मुंडा आबादी है और इस जनजाति ने कई जो है चरणों में विद्रोह किया। पहला जो चरण था वो 1789 से लेकर 1832 था, लेकिन इनका जो सबसे तगड़ा विद्रोह था वो 1899 से 1900 के बीच में हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और वहां पर एक प्रथा थी जिसको बोलते हैं खूंट कट्टी। ये खूंट कट्टी प्रथा थी जिसके माध्यम से ये माना जाता था कि जमीन सारी आदिवासियों की है, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम ने आकर के इसको चेंज करने का प्रयास किया। इसकी प्रतिक्रिया में मुंडा पहले विद्रोह कर चुके थे 100 साल पहले, लेकिन इस बार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त इन्होंने विरोध किया और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था 1899 से लेकर 1900 के बीच वाला, उसको आदिवासियों का एक बहुत सुव्यवस्थित और सशक्त प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें बिरसा मुंडा को लोग भगवान कहने लगे। एक तरीके से उन्होंने लगा कि ये भगवान है और बिरसा मुंडा के माध्यम से सारे मुंडाओं ने जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था उलूगलान। आप ये नाम भी याद रखना, कभी कभी इसका नाम पूछा जाता है, इसको उलूगलान के नाम से भी जानते हैं मुंडा विद्रोह को। बाद में आगे चल करके सरकार ने बड़ी कठोरता से इस विद्रोह को दबाया। 3 जनवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल में हैजा के कारण से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिरसा अमर हो गया क्योंकि उसने मुंडा जनजाति के अंदर ये पैदा कर दिया आत्मविश्वास कि हम इस जमीन के मालिक हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं और मैं खुद भगवान का प्रतिनिधि हूँ।
तो एक तरीके से उलगुलान, या जिसको हम लोग मुंडा विद्रोह कहते हैं, या महाहलचल, उसने मुंडा को जो है नायक बना दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि परसों शायद उनका पुण्यतिथि थी, तो उस पर उनको भगवान बिरसा कहा गया। बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं वहाँ के लोग, भगवान बिरसा। सो ये अहमियत थी मुंडा विद्रोह की। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे है कोली जाति का विद्रोह। ये पूना जो है महाराष्ट्र में, पूना के उत्तर पश्चिमी एरिया में, पूना से जब हम चलेंगे मुंबई की तरफ, तो वहाँ पर कोली जनजाति निवास करती थी। और 1873 ईस्वी में इन्होंने, कोई होनया करके इनका नेता था, होनया, उसके नेतृत्व में कुछ युवकों को उसने प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया, और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह भी बेसिकली अंग्रेजों के से ज़्यादा किसके खिलाफ था? साहूकारों के खिलाफ। बेसिकली भारत के साहूकारों ने बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण किया था, इसलिए साहूकारों के खिलाफ कोलियों ने विद्रोह कर दिया। और आगे चल करके 1876 में पुलिस कप्तान मेजर डैनियल ने होनिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथियों सहित उसको कठोर कारावास की सजा दी गई, और उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो गया। तो कोली जाति का विद्रोह कहाँ हुआ था? कोली जाति का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था पुणे से उत्तर पश्चिम में, पुणे और मुंबई के बीच में आप कह सकते हैं। और होनिया करके एक आदमी इनका नेता था कोलियों का, और 1873 से 76 तक ये विद्रोह चला। बाद में होनिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला विद्रोह कुंभियों का विद्रोह। तो कोली जो थे, कोली तो जंगलों में रहते थे, इसी तरीके से मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे कुंभी। कुंभी बेसिकली किसान थे, कुंभी आदिवासी नहीं थे, लेकिन कुंभी जो है कोलियों के एरिया के पास में रहते थे, इसलिए हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। इन्होंने भी लगभग कोलियों के ही समानांतर 1875 में विद्रोह कर दिया। और इन्होंने कर्ज लेने, जो साहूकार इनको कर्ज देके इनकी ज़मीनें लिखवाते थे, उनके खिलाफ कुंभियों ने विद्रोह कर दिया। लूटपाट, आगजनी, खूब घटना हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। बाद में चल करके सेना को बुलाया गया और सेना ने फिर इस विद्रोह को कुचल दिया। तो कुंभियों के साथ, कोलियों के साथ साथ वहाँ पर कुंभियों का विद्रोह भी हुआ था उसी एरिया में, पुणे से उत्तर पश्चिम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले विद्रोह की बात करते हैं। अगले विद्रोह में अच्छा, कुमार सुरेश सिंह नामक व्यक्ति ने बिरसा मुंडा और उनकी आंदोलन पे पुस्तक भी लिखी है। चलिए, अगला विद्रोह है रमोसियों का विद्रोह। रमोसियों का विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है कि 1879 में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो कभी ये सवाल आ सकता है कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1879 में। और दूसरा इसमें यह था कि इस विद्रोह का नेता कौन था? तो इस विद्रोह के नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये क्या करते थे? ये डकैतियां डालते थे। डकैतियां डाल करके पूना और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी जो है अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी, और कोली और रामासियों की गतिविधियों से पुनः एक अशांति कायम हो गई थी उस क्षेत्र में। बाद में चल करके साहूकारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, और साहूकारों के खिलाफ जो है वासुदेव बलवंत फड़के और उनके बाकी लोगों ने लगभग 60 डकैतियां डाली। अंत में फिर वही सेना वेना बुला करके इसको दबाया गया। आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड ये दिख रहा है कि जितने सारे विद्रोह हो रहे हैं, ये विद्रोह 1879 का, 1879 का, जितने विद्रोह हो रहे हैं वो साहूकारों के और जमींदारों के खिलाफ ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में क्या अपनाया? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो जब उनकी ये फूट डालो राज करो की जब नीति थी, तो इस नीति से क्या हुआ कि भारत के जमींदार और भारत के साहूकार, भारत के महाजन, भारत की गरीब जनता का खून चूसने लगे, उनका शोषण करने लगे। जैसे लगान वसूल कर दिए, लठैत भेज दिए, किसानों को मारा, उनके धन संपत्ति छीन ली। तो एक तरीके से भारत में जो जमींदार थे वो शोषक बन गए थे। अंग्रेज ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, अंग्रेज तो बेसिकली पीछे खड़े थे। भारत के शोषण करने वाले भारत के अपने जमींदार और महाजनी लोग थे। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मदर इंडिया। तो मदर इंडिया मूवी में क्या दिखाया गया है? एक वो सुखी लाला होता है। तो सुखी लाला क्या करता है
कि वो पैसा देता है, साहूकार था वो गांव का, और लोगों को पैसा देता है ब्याज पर, और इतना ज़्यादा ब्याज लेता था कि लोग जो है पैसा वापस नहीं कर पाते थे। तो सुखी लाला क्या करता था, उनकी ज़मीनें लिखवा लेता था। इसलिए आपने देखा होगा कि उस फिल्म में दिखाया गया था किस तरीके से सुखी लाला, उस गांव का महाजन, वो सारे गांव की ज़मीन लिखवा लेता है। बाद में चल करके फिर लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये सब आपने देखा होगा। तो वो क्या था कि ये जमींदार और साहूकार ये भारत के सबसे बड़े शोषक थे आधुनिक काल में। इन्होंने किसानों का बहुत खून पिया है। इन्होंने पैसा दे दे करके, ज़मीनें लिखवा करके और तमाम गुलामी करवा के, बेगार करवा करके पूरे भारत के, अंग्रेज इतने भारत में राज क्यों कर गए? क्योंकि भारत के जो अपने जो लोग थे, उन लोगों के अंदर बहुत बड़ी इस तरह की गुलामी भरी हुई थी, और अंग्रेज इस बात को जानते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की तरह जमींदारों को, साहूकारों को, महाजनों को अपने पक्ष में किया। इनसे बोला कि तुम आराम से राजस्व वसूल करो, हमको देते रहो, और बाकी तुम्हारा काम है। यही जमींदार और यही लोग देश के किसानों का खून पीते थे, शोषण करते थे। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि जितने भी किसान या जितने भी आदिवासी विद्रोह हो रहे हैं, वो सारे विद्रोह किसके खिलाफ हो रहे हैं? जमींदारों के खिलाफ। अधिकांश विद्रोह जमींदारों के या जो महाजन है या साहूकार है उनके खिलाफ है। और ये जो अंग्रेज भारत में बीज बो के गए डिवाइड एंड रूल का, कि अपने ही लोगों का शोषण करो, ये परंपरा आगे चलती रही। आज भी आपने देखा होगा कि जो शोषण करने वाले जो लोग हैं, नहीं, रामौसी जो विद्रोह है, रामौसी विद्रोह एनसीईआरटी के अनुसार से उत्तम राहुल, ये 1879 में महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था रामौसियों का विद्रोह। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लो प्लीज। दीपिका राजपूत ने कोई क्वेश्चन रेज किया। दीपिका, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो ये रामौसियों का विद्रोह बेसिकली वासुदेव बलवंत फड़के इनके नाम से था। बाकी हम लोग फैक्ट चेक कर लेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी है, मेरे पास जो है ये एनसीईआरटी की किताब है, ये किंडल है, इसमें एनसीईआरटी की बुक है। मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। सो हो सकता है कुछ अगर कहीं से कोई फैक्ट में अगर इधर उधर है तो आप प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं दूसरी बुक से भी उसको वेरीफाई कर लूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, भारत सरकार की किताब है। सरकार के सारे जो है स्कूलों में 11th में 12th में यही किताबें चलती हैं। सो अगर कोई फैक्ट ऐसा रहता है तो वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। सो क्या हुआ, अंग्रेज भारत के लोगों को सिखा गए कि शोषण करो, फूट डालो, राज करो। आज भी जो है लोगों की यही मानसिकता है। भारत की गुलामी के पीछे भी यही कारण रहा है। भारत गुलाम भी इसलिए रहा है क्योंकि भारत में अपने ही लोग शोषण करते हैं। उन्होंने लोगों के साथ डिवाइड एंड रूल किया, लोगों के साथ भेदभाव किया, तमाम समस्याएं और उस काल से चली आ रही हैं। इतने सारे विद्रोहों को अगर हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इन विद्रोहों में शोषण करने वाले लोग कौन हैं? ये भारतीय जमींदार हैं, भारत के रहने वाले साहूकार हैं, भारत के रहने वाले महाजन हैं। इन्होंने ही आम जनता का खून पिया, इन्होंने ही किसानों को, गरीबों को बेगार से करके बेगार करवाई, जमीनें लिखवा ली और अत्याचार किए। इसकी वजह से लाखों लोग मरते थे। इन लोगों के शोषण और अत्याचार के कारण भारत में लाखों लोग मरते थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले विद्रोह में आते हैं रंपा विद्रोह। मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में। एक बंगाल यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरा बंबई जिसमें पूरा महाराष्ट्र गुजरात आता था, और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें पूरा दक्षिण भारत आता था, कर्नाटका, आंध्रा और आपका तमिलनाडु, ये सारा का सारा आता था हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो एक हमें यहाँ पे मिलता है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में। तो गोदावरी आज की डेट में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो जैसा मैंने कहा कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें पूरा दक्षिण भारत शामिल था अंग्रेजों का। गोदावरी जिले में रंपा नाम का पहाड़ी आंचल है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और उन्होंने जो विद्रोह किया इसे रंपा विद्रोह कहते हैं। ये रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था। और यह क्या था कि सरकार ने कुछ नए कानून लाए थे, कैसे? वन कानून। और उस वन कानूनों में यहाँ के रंपा जो आदिवासी थे उस क्षेत्र के, उनको उनके संसाधनों से वंचित करने वाले प्रावधान थे। इसके कारण से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और आगे चल करके विद्रोह में नए करों को लगाना, जमीन छीना जाना और पुलिस के अत्याचार, ये 3 चीजें थी। नए कर इन पर लगाए जा रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी और पुलिस के अत्याचार। भद्राचलम एक जगह पड़ती है, शायद आपने सुना होगा, भद्राचलम में माइनिंग होती है। भद्राचलम में क्या हुआ, वहां के तहसीलदार और वन विभाग के रेंजरों को गैर कानूनी दमनकारी विभाग ने संपूर्ण रंपा पहाड़ी अंचल को विद्रोह की आग में झोंक दिया।
और उन लोगों ने कई सारे दल गठित किए हजारों की संख्या में, और आसपास के गांव को लूटना, पुलिस वालों को मार डालना, स्टीमर को अपने कब्जे में ले लेना, ये सारे काम इन्होंने किए। बाद में रंपा विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई, कहाँ से? मद्रास से। और लेकिन फिर भी ये लोग छापामार तरीके से युद्ध करते रहे, गुरिल्ला वार जिसको बोलते हैं, गुरिल्ला वार या छापामार युद्ध ये लोग करते रहे। क्लियर? वो नहीं, ये जो राहुल ना, रंपा विद्रोह अलग है, रमौसी विद्रोह अलग है। हमने रमौसी विद्रोह की बात की थी। अच्छा ठीक है, रंपा विद्रोह। सो रंपा विद्रोह का नेता कौन है हमारा इसमें? रंपा। इसका नेतृत्व रंपा ने किया था, और ये कहां पर है? गोदावरी अंचल के एरिया में, भद्राचलम के आसपास का ये क्षेत्र था। किसका? क्लियर। और आगे चल करके नहीं, अभिलाषा लोधी का कहना है कि ये विद्रोह क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह। हाँ, आगे चल करके इस विद्रोह का नेता हो गया था अल्लूरी सीताराम राजू। सो ये नाम आप लोग याद रखना, वो भी आपको काम आएगा। क्लियर? अल्लूरी सीताराम राजू, जिसने आगे चल करके इस एरिया में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आंध्र प्रदेश का विद्रोह, बेसिकली आंध्र प्रदेश वाला। उसके बाद अगले जनजाति विद्रोह की हम लोग आते हैं, और उसका नाम है गोंड विद्रोह। गोंड तो आपको पता ही होगा। गोंड जनजाति केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, गोंड जनजाति भारत के बहुत सारे क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जो है भारत के बहुत सारे एरिया में गोंड जनजाति पाई जाती है। सो गोंड विद्रोह के बारे में बात करेंगे। गोंड विद्रोह कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली गोंड जनजाति ने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए। तो ये जो विद्रोह, गोंडों का विद्रोह हुआ, वो कहां पर हुआ है? ये बेसिकली हुआ है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। हालांकि सरकार ने इसे दबा दिया था। और गोंड विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सरकार द्वारा वनों में उनके परंपरागत अधिकारों को छीनना। सरकार द्वारा, क्योंकि जल जमीन जंगल, ये आदिवासियों का नारा है कि जल जमीन जंगल हमारे हैं, आप अगर इनको हमसे छीनोगे तो फिर हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, और 1891 में मध्य प्रदेश में भी गोंडों ने विद्रोह कर दिया। तो गोंडों का विद्रोह दो जगह हुआ है। कहां पे? एक विद्रोह किया है उन्होंने आंध्र प्रदेश में, और गोंडों ने दूसरा विद्रोह किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा, जो जबलपुर का और जो मंडला का एरिया है, जबलपुर है, मंडला है, ये इस एरिया में आपको बहुत बड़ी गोंड आबादी मिल जाएगी। अगर आप लोग वहाँ के हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं है तो भी आप समझ लीजिए। जबलपुर के आसपास के जितने ज़िले हैं, जबलपुर, मंडला, इन सब ज़िलों में आपको बड़ी संख्या में गोंड आबादी मिलेगी। तो 1891 के आसपास इस गोंड आबादी ने भी विद्रोह कर दिया था। कहाँ पे? अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि अंग्रेज़ों ने, देखिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर विद्रोह होता था तो अंग्रेज़ों के पास सेना बहुत मजबूत थी। इसलिए 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हैं, चाहे वो संथालों का हो, चाहे वो मुंडाओं का हो, चाहे वो हो का हो, चाहे वो कोलियों का हो, चाहे वो रामोसिया का हो, किसका भी विद्रोह आप देखना, बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत संसाधन नहीं थे, बहुत सारे संसाधन नहीं थे। इस कारण से ये छुटपुट, जैसे 50 गांव के लोग, 40 गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और लड़ने के लिए तीर कमान भाले, यही इनके पास रिसोर्सेज थे। तो ये लोग अक्सर हार जाते थे। और ये विद्रोह कब करते थे? ये विद्रोह करते थे जब इनके संसाधनों पर अवैध रूप से या तो अंग्रेज या जमींदार इन पे कब्जा करते थे। तो ये पूरे के पूरे हमारे विद्रोह हैं। देखिए, बंगाल में भी विद्रोह हुआ है, छोटा नागपुर झारखंड में भी विद्रोह हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, आंध्रा के गोदावरी के हिस्से में भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हम लोगों को इस तरह के विद्रोह देखने को मिलते हैं। डॉक्टर सौरभ राजपूत का कहना है कि प्रणाम सर, एक आर्मी मैन की पत्नी के सिजेरियन की वजह से क्लास में देरी से हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपकी ड्यूटी पहले वो है, लोगों की मदद करना, वो पहले आपका काम है। आप डॉक्टर हैं तो इसलिए आपका काम है लोगों की चिकित्सा सेवा करना। सो ये सारे के सारे विद्रोह हैं, और अधिकांश जो जनजाति विद्रोह हैं तभी हुए हैं जब उनको या तो उनके क्षेत्र में एंट्री की गई, या उनके जंगलों पर कब्जा किया गया, या उनके संसाधनों से उन्हें वंचित किया गया, या फिर ऐसे कानून बनाए गए जिसके कारण से उनके अधिकारों में कटौती हुई। क्योंकि आदिवासी बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, वो अपने एरिया में रहते हैं। अब तो काफ़ी सारे जो जनजाति है वो घुल मिल गई हैं। जैसे मीणा जो जनजाति है,
राजस्थान में। मीणा जनजाति जो है राजस्थान में एसटी में आती है, शायद मध्य प्रदेश में ओबीसी में आते हैं। वो लोग एकदम घुल मिल गए, उनका आपको पता ही नहीं है बिल्कुल भी, आम इंसानों की तरह बिल्कुल जैसे बाकी हैं वैसे वो लोग रहते हैं। लेकिन आप अगर अभी भी चले जाइए तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं आपको वो अभी भी अपने एक दायरे में रहती हैं, अभी भी अपने अपने उसमें रहती हैं, अलग जीवन शैली वो अपनाती हैं। इवन गोंडों के बारे में बता रहा हूँ, गोंड जनजातियों में जो है अलग जीवन शैली। अगर आप रामगढ़ में जाएंगे या जबलपुर के आसपास के गांव में जाएंगे तो वहाँ देखना जो आदिवासियों के गांव हैं, आदिवासियों के गांव में बहुत अलग अलग परंपराएं हैं, उनके वहाँ पे बहुत अलग अलग परंपराएं आज भी चलती हैं। जैसे वहाँ पे शायद कोई स्त्री जो है किसी दूसरे के घर पे खाना नहीं खाती है, कई सारी चीज़ें मतलब आप पता कर सकते हैं अगर आप उस क्षेत्र के हों तो। उनकी अपनी एक यूनिक फीचर्स हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष की ओर, क्या है तो वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आदिवासियों के आंदोलनों का विश्लेषण करने से एक बात स्पष्ट है कि उनके विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, स्थानीय जमींदार तथा साहूकार उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते थे, आर्थिक और शारीरिक शोषण करते थे, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की हुई है। उसके अलावा साहूकार लोग झूठे बही खाते बना करके उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लेते थे। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादातर जो विद्रोह हो रहे हैं वो किसके खिलाफ है, जमींदार और साहूकारों के खिलाफ है। क्लियर। उसके अलावा आदिवासियों ने या तो खुद आत्महत्याएं कर ली थी बहुत सारे आदिवासियों ने, या फिर आदिवासियों को मजबूर होकर के विद्रोह करना पड़ा। हालांकि आदिवासी अपने लक्ष्य में बहुत अधिक सफल नहीं हुए, लेकिन उस पूरे के पूरे उसमें उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। क्लियर। उसके बाद उनका लक्ष्य साहूकारों के बही खाते और कागजात को छीनना, उनको जलाना, यही उनका काम था। दूसरा क्या था कि ईसाई मिशनरियों ने भी इस समय थोड़ा सा आदिवासी लोगों का सहयोग किया था। इस कारण से बहुत सारे आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन भी कर लिए। जो धर्म परिवर्तन का जो काम हुआ है वो सबसे ज़्यादा जनजाति लोगों में हुआ है, और इसी कारण से क्योंकि वो अंदर रहते थे और ईसाई मिशनरियों ने जाकर के उनको कहीं ना कहीं प्रभावित किया, उनको कोई ना कोई लालच दिया। इस कारण से बड़ी संख्या में इन लोगों ने धर्मांतरण भी किया, ऐसा भी हम लोगों को उल्लेख मिलता है। तो ये सारे के सारे हमारे विद्रोह हैं, आदिवासी विद्रोह और भारत में किसान और नागरिक विद्रोह 1857 से पहले। अब हम लोगों के सामने जो अगला जो विषय रहेगा वो अगला विषय रहेगा भारत में पहला स्वाधीनता का आंदोलन, और वहाँ से भारत की आज़ादी की प्रॉपर लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं 1857 का स्वाधीनता संग्राम या 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। हम ये भी देखेंगे कि कुछ लोग इसको विद्रोह क्यों बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्रांति क्यों बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्यों बोलते हैं। इन शब्दों के भी हम लोग व्याख्या करेंगे। और उसके बाद हमारा विधिवत शुरू हो जाएगा भारत में आज़ादी की लड़ाई। लेकिन एक जो बड़ा टॉपिक हमारा बीच बीच में जो छूटा है वो ये है कि ब्रिटिश काल में आए भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल और उनके बनाए कानून, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स का इंडिया एक्ट आया, इसी तरीके से बहुत सारे कानून वहां पर आए। नहीं, ममता कुमारी ने कहा है कि देयर वाज नो रिवोल्ट इन यूपी एज इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड रीजन ऑफ दैट टाइम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल फॉर प्रोडक्शन। देखिए यूपी में क्या है, ऐसी ये वजह नहीं थी। यूपी में अलीगढ़ में विद्रोह किया, लेकिन किसानों ने, यूपी में जो अलीगढ़ में विद्रोह हुआ था 1817 में, वो अलीगढ़ के किसानों ने किया था। बेसिकली यूपी में आदिवासी आबादी नहीं है, नाम मात्र की है। जो शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग या जनजाति आबादी नाम मात्र की है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर आदिवासी विद्रोह बहुत देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जनसंख्या नहीं है। पर किसानों के विद्रोह हमें यूपी में देखने को मिलते हैं। जैसे अलीगढ़ का विद्रोह था, वो आसपास के बहुत सारे जिलों में फैल गया था। तो किसान विद्रोह हर जगह हुए हैं। क्लियर। चलिए, तो ये सारे के सारे हमारे जनजाति विद्रोह और नागरिक विद्रोह कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले चैप्टर की ओर हम लोग जाएंगे, वो है हमारा 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसमें आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, वीरांगना अवंतीबाई, तमाम नाम आपने सुने होंगे। ये सब के सब नाम हम लोगों को अब आएंगे 57 के विद्रोह में, 1857 का। और ये 1857 का विद्रोह के पीछे सारे कारणों की पड़ताल करेंगे। कौन सा धार्मिक कारण था, कौन सा आर्थिक कारण था, कौन सा राजनीतिक कारण था, कौन सा तात्कालिक कारण था,
कौन सा सांस्कृतिक कारण था, इन सारे कारणों की हम पड़ताल करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि यह विद्रोह क्यों हुआ था और इस विद्रोह के फेल होने के बाद किस तरीके से रणनीति अंग्रेजों की बदल गई और भारतीयों की बदल गई। सो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यूपी में सोनभद्र एरिया में कुछ ट्राइबल्स हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर, वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स है। अच्छा, जिनको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है, देखो वैसे पढ़ने के लिए तो आप जो चाहें अच्छी अच्छी किताबें जिस लेखक की पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मेरा सभी लोगों से केवल एक सजेशन है कि हम लोगों को एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से लेके 12वीं क्लास तक की, वो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि 6 से 12 की एनसीईआरटी की किताबों से आपका बेस क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होती है, सारा आपका बेस क्लियर हो जाता है। और अगर एक बार आपका बेस क्लियर होगा तो आप बड़ी किताबें आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं होता है तभी कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए हमें सिंपल किताबें, छोटी छोटी क्लासेस की किताबें पढ़नी चाहिए और उन्हें कई बार पढ़ना चाहिए। जितने ज़्यादा बार हम लोग छोटी क्लासेस की किताबें जैसे 6th की, 7th की, 8th की क्लास आप बार बार पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई अगर और विद्रोह इसमें रह गया है, कोई छोटा मोटा विद्रोह, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है मैक्सिमम कवर करने की। बाकी अगर कोई और आपका विद्रोह रह गया है तो वो आप लोग कर सकते हैं। जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो चाहें तो और चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जिनको तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह देना है। क्योंकि अभी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो हमारा फोकस ये है कि मेन चीज़ें आपकी हो जाए, मेन चीज़ें जो है, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि भारत में इतिहास का डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए हिस्ट्री एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसके कारण से काफ़ी लंबा इसमें समय लगता है अगर हम इसको बहुत अंदर जाके पढ़ना शुरू करें तो इसलिए हमारा एक प्रयास रहता है। अच्छा, कौन सा विद्रोह डाला है? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह में बता देता हूँ। चलो, चुआर विद्रोह के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, एक और विद्रोह, चुआर विद्रोह। ये विद्रोह बेसिकली झारखंड के आदिवासियों ने किया था रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जल, जंगल और जमीन के बचाव के लिए। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1769 में ये विद्रोह आरंभ हुआ था, चुआर विद्रोह। मुझे लगता है मैंने कवर कर लिया, लेकिन ये छूट गया था। तो चुआर विद्रोह बेसिकली 1769 यानी शुरुआती विद्रोह है। जब भारत में अंग्रेज आए थे तभी ये विद्रोह शुरू हो गया था। 1765 में आए और 4 साल बाद ये विद्रोह शुरू हो गया था। और उसके बाद ये विद्रोह लगभग 1805 ईस्वी तक चलता रहा, चुआर विद्रोह। इसका नेता था रघुनाथ महतो। क्लियर? और आदिवासी लोगों ने सामूहिक रूप से ब्रिटिशों द्वारा, ब्रिटिश इनको चुआड़ कहते थे, और इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके अलावा हाँ, तो केवल इतना याद रखना आप इसमें कि रघुनाथ महतो और झारखंड के एरिया में ये विद्रोह हुआ। सबसे शुरुआती विद्रोह यही था, आदिवासियों का सबसे शुरुआती विद्रोह ये चुआर विद्रोह ही था। ये हमारा एक छूट गया था। सो क्लियर? बाकी जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो लिस्टिंग कर लें इन चीज़ों की कि भाई कौन कौन सा विद्रोह कहाँ पे था, किसका नेता कौन सा था, कौन सा विद्रोह किस सन में हुआ था। इतना आप रखेंगे तो इतना पर्याप्त है। क्लियर? उतना अगर आप करेंगे तो उतना पर्याप्त है। हाँ, ये कन्फर्म है 1759 में हुआ था चुआर विद्रोह, उत्तम राहुल। क्लियर? सो चलिए, कारणों की भी पड़ताल कर ली हमने और बाद में आगे चल करके हुआ क्या। बेसिकली आदिवासी विद्रोह को दबा दिया गया, इनके पास रिसोर्सेज थे ही नहीं, बेचारे वैसे जंगलों में रहते थे, लेकिन इन्होंने अपने जंगलों को, ज़मीन को बचाने का एफर्ट किया। पर आगे चल करके हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह जो थे, जैसे हमने सन्यासी विद्रोह देखा, गडकरी विद्रोह देखा, रमौसी विद्रोह देखा, ये सारे जो विद्रोह की श्रृंखलाएं थीं, या बुंदेला विद्रोह या दमोह के और सागर के ठाकुरों का विद्रोह, इन सारे विद्रोह ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मन मस्तिष्क को बदला और भारत के लोगों के अंदर ये भावना पैदा करते रहे कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इसी कारण से 1857 में भारत में एक व्यापक विद्रोह देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में ये बात आ चुकी थी कि शोषण करने वाले व्यक्ति अंतिम रूप से अंग्रेज हैं और जमींदार उन्हीं की कठपुतली हैं। तो जब तक हम अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे तब तक हम जमींदारों से मुक्ति नहीं पा सकते। तो 1857 के विद्रोह में इतना जो जन समर्थन मिला था, उसके पीछे ये छोटे छोटे विद्रोह के माध्यम से लोगों की मानसिकता में जो पॉजिटिव बदलाव आ गया था, ये एक बड़ी वजह थी। बनवारी लाल जी ने कहा है, सर आई एम न्यू हियर, स्पीकिंग बेस्ट डायरेक्शन फॉर क्रैकिंग यूपीएससी। सो आई थिंक बनवारी लाल इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। सो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट सर? ओके, सो बनवारी लाल जी,
फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations कि you have think about UPSC civil services. So first you start with the NCERT basic books from 6th to 12th, history, polity, economy and geography, and you also read the newspapers, news in TV channels, especially in DD News and Lok Sabha and Rajya Sabha TV. So you should start with all these basic things, and after that you can read all other advanced books. चलिए, सो कंफर्म। अभी कोई किसी का क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट में हम लोग ले सकते हैं, वैसे कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है और हमारा लगभग टाइम भी पूरा हो गया। कल का सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कल के सेशन में हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों के साथ में। क्लियर? सो हाँ, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के सेशन को हम लोग विराम देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भूल जाता हूँ। बनवारी लाल जी को बुक्स चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स हो, एनसीईआरटी के नाम से आते हैं बनवारी लाल जी। और अगर आप हिस्ट्री के लिए पढ़ना चाहें तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा, मेडिवल इंडिया के लिए आप इरफान हबीब या सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, और एंशिएंट इंडिया के लिए आप RS शर्मा की या उपेंद्र कौर की बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर या सविंदर सिंह की बुक्स हैं, और उसके अलावा रमेश सिंह की बुक्स पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमी के लिए। बाकी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड द लिस्ट। ओके, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा। सो चलिए, आज के सेशन को हम लोग विराम देते हैं, और किसी के लिए किसी बुक्स का रेफरेंस या कोई चाहिए जानकारी तो मैं पर्सनली उनको भेज दूंगा कि ये बुक्स आप ले लीजिए, लेकिन शुरू करिएगा हमेशा बेसिक से। भीष्म को चाहिए चैनल। ओके, मैं चैनल देखता हूं कौन सा चैनल है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अब सेशन को हम लोग विराम देते हैं यहीं पर। आज के लिए चैनल के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब आप लोग मेरे नाम से चैनल सर्च कर सकते हैं, शायद मिल जाए। यह लक्ष्य द रेवोल्यूशन फॉर एजुकेशन, इसके नाम से भी आपको मिल सकता है। क्लियर? चलिए, सो आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय दिया आज की चर्चा के लिए। कविता पथरिया बहुत देर से आए हैं लगता है आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।